तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वाइब्रेटिंग बॉडी को और फर्दर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को स्टडी किया और फिर हमने 10.1 आर्टिकल डिस्कस किया कि किस तरह मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग किस तरह हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस रिपीट होता है और किस तरह एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन होता है। तो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ये लेक्चर नहीं सुना, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है और आपको फर्दर मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरह हमने लेक्चर 1 में इसको एक्सप्लेन किया है। तो आइए चलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ। So, Assalamualaikum students, my name is Muhammad Asim Shkil and I am here to teach you grade 10th physics. So, welcome to our YouTube channel Online Science Lectures and Literature. So, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, तो हमने इसको एंड किया था स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो नेक्स्ट हमने फर्दर एक्सप्लेन करना है, स्टडी करना है रीस्टोरिंग फोर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम स्टडी करें मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मैस है, अगर हम उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो उस दौरान उसके अंदर एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी जिसको हम नेम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हमारे पास? When an external force is applied on the spring, its length increases. Means that कि अगर हमारे पास कोई ना कोई मैस ऑब्जेक्ट उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसकी पहले की निस्बत लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स, अगर हम उस फोर्स को रिलीज करें, छोड़ दें, आज़ाद कर दें, तो इट मूव्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यू टू अ फोर्स। तो ये एक फोर्स के तहत अपनी मीन पोजीशन की जानब दोबारा गामजन हो जाएगी। इसको फोर्स को हम क्या नेम देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? ऐसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मैस को रिलीज करते हैं तो मैस दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर जाता है। तो दिस इज जस्ट ड्यू टू अ रिस्टोरिंग फोर्स इन दैट मैस। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करें तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मीन्स दैट एक्स हमारे पास जितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो उतना ही हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन रीस्टोरिंग फोर्स का होगा। मीन्स दैट उसके अंदर उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी। और ये नेगेटिव साइन हमारे पास ये शो करता है कि वो जो मैस है वो ओपोजिट साइन में, ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सो मतलब हमारे पास अगर मैस m है तो हम उसकी ज़ीरो पोजीशन से लेकर उसको a पोजीशन तक मूव करवा रहे हैं, तो ये मूव कर जाएगा फिर ओपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोबारा फिर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन पर आएगा। इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा हमारे पास ओपोजिट होती है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मीन्स दैट अगर मैं F की जगह पुट कर दूँ एम ए, तो एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फिर अगर मैं m को राइट साइड पर ले जाऊं तो हमारे पास जस्ट एक्सेलरेशन रह जाएगा, a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर m इन टू एक्स, मतलब m डिवाइड हो गया और माइनस के ओवर m हमारे पास पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को रिमूव कर दूं यहाँ से तो हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? माइनस एक्स के। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है। तो एक बात याद रखें कि ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कवर करें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें अपना होगा पैदा। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा डायरेक्ट करता है मीन पोजीशन की तरफ। तो नेगेटिव साइन हमारे पास ये शो करता है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो एक बॉडी में एक्सेलरेशन उतना ही पैदा होगा जितना उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा।
सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं अगर मैस एम को एक्सट्रीम पोजीशन की जानब मूव करवाऊँ तो वो वहाँ पर रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया। फिर वो मीन पोजीशन की जानब आएगा, फिर नहीं रुकेगा। फिर बी की तरफ मूव कर जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो रही है जिसको हम बोलते हैं नेम रिस्टोरिंग फोर्स का। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि हमने स्टडी किया, माइनस एक्स के होता है। तो माइनस हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग opposite to the displacement of mass because spring force always act towards the mean position। क्योंकि हमारे पास वो जो फोर्स होती है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब हमारे पास वो फिनोमिना जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है या ऑसिलेटरी मोशन वाले जो फिनोमिना हैं वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स ज़रूर स्टोर होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डायग्राम में इसकी वर्टिकल मोशन को स्टडी करूं तो मुझे पता है कि इस मैस एम पर एक वेट की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे से भी एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम नेम देते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन का। तो हम जानते हैं कि वेट डाउनवर्ड जो होगा वो फोर्स और अपवर्ड फोर्स जो होगी दैट इज़ नॉर्मल फोर्स, ये आपस में एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो कोई फोर्स बाकी नहीं रहेगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि नो फोर्स अकर इन वर्टिकल मोशन। सो अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करूं तो मैं जानता हूं कि मैं मैस एम पर जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये एक ख़ास डिस्प्लेसमेंट कवर करके एक एक्सट्रीम पोजीशन लेवल तक आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि जैसे ही मैं इसको पॉइंट ज़ीरो से लेकर पॉइंट ए की तरफ मूव करवाऊंगा तो इसमें एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाएगी जिसको हम नेम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर मैं इस फोर्स को छोड़ दूं, इस मैस एम को छोड़ दूं, तो ये वापस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की जानब मूव कर जाएगा। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये वापस मीन पोजीशन पर जाके रुक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है कि एक बॉडी अगर हमारे पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो अगर एक बॉडी हमारे पास मूव कर रहा है तो वो मूवेबल ही रहेगा जब तक अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई करके उसको स्टॉप ना कर दे। तो ये इनर्शिया की वजह से वहाँ मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं बल्कि ये फर्दर मूव कर जाएगा पोजीशन बी की तरफ। तो जब ये बी से लेकर दोबारा फिर ज़ीरो की तरफ आएगा, फिर नहीं रुकेगा, फिर ए की तरफ, फिर ज़ीरो की तरफ, फिर बी की तरफ। तो ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टार्ट होता रहता है जब तक ये खुद रुक नहीं जाता। तो इसी तरह ये एक मोशन कहलाती है टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको हम नेम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस केस में एक्सेलरेशन को। तो जैसी है मैं मैस एम को एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आता हूँ, अब इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर जाता है। तो अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने कवर किया था वो अब डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन से मैस मूव करता है मीन पोजीशन की जानब तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो रहा होता है अनलेस जब ये मीन पोजीशन पर पहुंच नहीं जाता। लेकिन इसके साथ ही इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही होती है। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जब हम लेकर जाएंगे एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट मैस एम को तो इसने पॉजिटिव डिस्टेंस कवर किया। अब हम अगर रिलीज़ करते हैं तो ये जब ये मूव करेगा मीन पोजीशन की तरफ इसका डिक्रीज़ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स जो है हमारे पास वो ज़ीरो हो जाता है और वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाती है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ये मेन पोजीशन से लेकर नेक्स्ट पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा तो इसका डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास एक्स फिर वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एक खास बात का ख्याल रखना है कि फिर एक्सेलरेशन हमारे पास तब भी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टार्ट होता रहता है ड्यू टू इनर्शिया और इस मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये किस प्रोसेस के तहत रिपीट हो रहा होता है?
अगर हम इसको ओवरऑल डिस्कस करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि इस केस में यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता है टू एंड फ्रो मोशन में, तो इस ऑब्जेक्ट मैस का टाइम पीरियड यानी कि ये जो हमारे पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, तो हमारे पास ये प्रोसेस रिपीट होते इसका टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो अगर हम बात करें इसके एक साइकिल की, मतलब पर साइकिल बात करें, तो ये ज़ीरो से लेकर ए की तरफ, फिर ए पॉइंट से लेकर ज़ीरो की तरफ, फिर ज़ीरो से लेकर बी की तरफ, फिर पॉइंट बी से लेकर ए ज़ीरो की तरफ, तो इसको हम कहते हैं पर साइकिल। तो एक साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम अगर लैब में इस फिनोमेना को परफॉर्म करें तो हम इसका टाइम पीरियड किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड तो हमारे पास ये है कि जब हम मैस को रिलीज़ करेंगे तब हमने स्टॉप वॉच ओपन कर लेनी है। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेती वहाँ पर हमने स्टॉप वॉच इसको स्टॉप कर देना है। तो एक मेथड हमारे पास ये है। तो एक मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करें तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो m हमारे पास जो उस ऑब्जेक्ट का मैस है, अगर हमें उसकी वैल्यू नोन है, और k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू भी हमारे पास हमें नोन है, तो हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके ईजिली टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आसान है इसको फाइंड करना है कि किस तरह हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को स्टडी कर लें तो हमारे पास ये होगा कि इनिशियली द मैस m इज़ एट रेस्ट इन ए मीन पोजीशन O। अब स्टूडेंट्स, अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है कि हमारे पास एक मैस है, वो मीन पोजीशन पर स्टॉप है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट मैस इज आल्सो ज़ीरो। उस पर कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रही, तो इसका मतलब उस पर ओवरऑल जो फोर्स होगी वो भी ज़ीरो होगी। सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस x। अब मैं उस मैस को एक ख़ास डिस्टेंस के तहत x के तहत उसको मूव करवा दूं, कहाँ पर, अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन A। वहाँ पर जो मैंने नेम दिया है एक्सट्रीम पोजीशन को, वहाँ तक, एंड देन रिलीज्ड। अगर मैं उसको छोड़ दूं, मतलब एक हमारे पास मैस है वो रेस्ट पोजीशन पर है, उसको ओवरऑल फोर्स ज़ीरो होगी, उसको अगर मैं मूव करवा दूं एक ख़ास डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के एक्सट्रीम पोजीशन ए की जानब, और फिर रिलीज़ कर दूं, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, द रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मैस विल पुल इट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके अंदर एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो उसको दोबारा मीन पोजीशन यानी कि ओ पॉइंट जो है हमारे पास वहाँ मूव करवाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स के तहत द मैस मूव्स बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो हमारे पास मैस है वो दोबारा मीन पोजीशन की जानब मूव करेगा। So, the magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position and becomes zero at O। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटिव मोशन के तहत, जिस तरह ये ज़ीरो से ए की जानब जाएगा पॉइंट, फिर पॉइंट ए से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से बी, फिर बी से ज़ीरो। तो अब आप खुद एनालिसिस कर लें कि जिस तरह हमने पहले पहले मतलब शुरू में इसको अपना रिलीज़ किया था, तो एक हमने ख़ास डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, जब ये रुकने वाला प्रोसेस होगा, मतलब एंड पे जाके रुक जाएगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट स्लो होता 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 ज़ीरो की जानब मूव कर जाएगा। तो वो यही बात कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स की डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, ये रिस्टोरिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। तो जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज़ हो रही है। हाउ एवर द मैस गेन्स स्पीड एज इट मूव्स टूवर्ड द मीन पोजिशन एंड इट स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट ओ।
तो स्टूडेंट्स जैसे ही पॉइंट ए से हम रिलीज़ करेंगे मास को, जब ये ओ की जानब मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये ओ पर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी टॉप पर होगी, मतलब पीक पर होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ड्यू टू इनर्शिया द मास डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन ओ। हम जानते हैं कि इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पर ये आकर नहीं स्टॉप होगा, बट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीच द एक्सट्रीम पोजीशन, बल्कि ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा और एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानब मूव कर जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ये होगा कि इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ ए मास अटैच टू ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि जितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो उतना ही वापस मीन पोजीशन पर आके स्टॉप करेगी। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। हैंस horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने मास अटैच टू ए स्प्रिंग को ब्रीफली डिस्कस किया, इसके अंदर अपना रिस्टोरिंग फोर्स को, फिर उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को। क्लियर स्टूडेंट्स? नए आने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं विज़िट किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएं और अभी उस पर क्लिक करें और पहला लेक्चर अच्छे तरीके से सुनें, समझें और इसको लिख कर देखें। तो मज़ीद वीडियोस और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथ का हर लेक्चर आपको वक्तन फ़वक्तन पहुँचता रहे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।